हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। जो आज की क्लास है वो कल यानी कि 15 जनवरी की सभी शिफ्टों को मिलाकर और उसके आधार पर नए प्रश्न किस तरह के बन सकते हैं उसको जो आधार मान के मैं ये क्लास लाया हूँ। तो पूरी क्लास को ध्यान से सुनिएगा। पहला ही प्रश्न है जो कल आया था कि यूपी के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। आनंदी बेन पटेल यूपी की वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है, और ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं जो हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसकी एक शॉर्ट क्लास पहले से उपलब्ध करा दी है। आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, देख लीजिएगा। खाना बनाना कैसा परिवर्तन है? खाना बनाना एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। खाना बनाना रासायनिक परिवर्तन है। अगला है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? जो भारतीय उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला है अंतिम मौर्य सम्राट। मौर्य सम्राट जो प्राचीन राजवंश है भारत के प्राचीन इतिहास के, वहाँ से एक दो प्रश्न हर सेप्ट में मिल रहे हैं राजवंशों से संबंधित, इसलिए मैं राजवंशों से संबंधित 100 प्रश्न आपके लिए एक तैयार कर रखी है, वो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएंगी। मौर्य सम्राट देखिए, मौर्य वंश की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका गुरु कौन था? चाणक्य था। वही चाणक्य वाले चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने स्थापना की। और बाद में जो है अशोक है, अशोक के काल में, किसके काल में? अशोक के काल में अशोक ने एक नीति अपनाई थी, धम्म की नीति। कौन सी? धम्म की नीति आपसे पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है। तो धम्म की नीति अशोक ने अपनाई, जिसके कारण क्या, ये बहुत धार्मिक बन गया। और धार्मिक बनने के बाद आदमी क्या करता है? बहुत दयावान बन जाता है। और जैसे ही दयावान बना तो इसने क्या है कि जो युद्ध वगैरह होते हैं वो पूरी तरह से बंद करवा दिए, और सेना भी है जो नियंत्रित कर दी, और बहुत कम सैनिक रखे। इससे क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो गई। जैसे ही राज्य में कभी धर्म की ज़्यादा प्रभाव बढ़ता है तो वो राज्य कमजोर होने लगता है, ये सीधी बात है। और ऐसा ही राजनीतिक प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। और अशोक के काल में जो है राजनीतिक नियंत्रण कम होता है, और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य कमजोर और पतन की ओर बढ़ने लगता है। और उसके बाद इसके पोते पड़पोते आ रहे, और अंत में आता है वृद्धर्त नाम का शासक। वृद्धर्त के काल में क्या होता है? पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या कर देता है और अपने शुंग राज्य की स्थापना करता है। तो यही मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था, वृद्धर्त। ठीक है, तो ये था मौर्य सम्राट को लेकर के आपका अगला प्रश्न। अगला है एशियन गेम्स 2018 की थीम्स। एशियन गेम्स जो होते हैं 2018, उनकी थीम्स के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। तो इसकी थीम क्या होगी? इसकी थीम होगी एनर्जी ऑफ एशिया। एनर्जी ऑफ एशिया, ये इस गेम की थीम थी। एशियन गेम 2018 की एनर्जी ऑफ एशिया। ये फिर से 14 की या 15 की सेकंड शिफ्ट में पूछा था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना तो ये हुई थी 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक समिति की, या भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा है। 1927 में इसकी स्थापना हुई। नरेंद्र बत्रा 2017 में बने थे और अब तक बने हुए 2017 से लेकर के अब तक कौन है? नरेंद्र बत्रा जी ही हैं। दुम्हाल लोक नृत्य, दुम्हाल लोक नृत्य, तो दुम्हाल लोक नृत्य किसका है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य का है। जम्मू कश्मीर का दुम्हाल लोक नृत्य है। जो ये लोक नृत्य हैं, इनसे एक प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में, आज तक जितनी भी शिफ्टें हुई है उनके अंदर एक एक प्रश्न आ रहा है लोक नृत्य को लेकर के। तो इसके लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट क्लास तैयार कर रखी हैं, बहुत जल्द आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो दुम्हाल लोक नृत्य किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का। एक फेस्टिवल भी पूछा था त्यौहार से संबंधित और लोक नृत्य से संबंधित, एक न एक प्रश्न तो हर एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। हेमिस फेस्टिवल जो आगे दिया है मैं आपको बता दूंगा। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य आपको पता ही है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1972 में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न कैसा था कि 1950 के बाद संविधान में क्या जोड़ा गया, कि 1950 के बाद संविधान में क्या जोड़ा गया। तो 1950 के बाद संविधान, देखो 4 ऑप्शन थे। एक तो मूल अधिकार को लेकर के, एक वो नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के, और एक और कुछ व्यवस्था थी, और चौथा था मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो 1972 के जो है 42वां संविधान संशोधन, उसके तहत सरदार समर सिंह समिति के अनुरोध पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन से अनुच्छेद में है? 51 क भाग 4 का अनुच्छेद 51 क। 4 में क्या है? 4 में है नीति निर्देशक है। भाग 4 में क्या है? देखिए, भाग 3 है महत्वपूर्ण, 3, 4 और 4 का। यहाँ है मूल अधिकार, ठीक है, और यहाँ है नीति निर्देशक तत्व,
और 4 क में क्या है, कर्तव्य है। 4 क में ध्यान रखना, क से कर्तव्य, क में क्या है, कर्तव्य है, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है, दूसरी जो पंचवर्षीय परियोजना है उसके मॉडल को लेकर ये सवाल आया था, तो इसका क्या होगा, पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल जो है सेकंड या द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। अगला है हेमिस फेस्टिवल, ये देखिए फेस्टिवल को लेकर के और लोक नृत्य को लेकर के, इनमें से किसी एक को लेकर के, ये नहीं कि फेस्टिवल भी आएगा लोक नृत्य भी आएगा, हो भी सकता है लेकिन ऐसे चांस कम रहते हैं क्योंकि 20 तो प्रश्न है, उसमें बहुत सारे समायोजन करना पड़ता है सभी विषयों का, इसलिए फेस्टिवल पर एक प्रश्न आता है या फिर त्यौहार को लेकर आ जाता है कि कौन से राज्य का है या किस जनजाति से संबंधित है। तो हेमिस फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस नेशनल पार्क वो भी लद्दाख में स्थित है। संविधान कब अंगीकृत हुआ, तो संविधान आपका कब अंगीकृत हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया। दोनों ऑप्शन थे, 26 जनवरी का भी था और 26 नवंबर का भी था। तो कब अंगीकृत हुआ, 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1950 को हुआ था। बस्तर विद्रोह 1858 में, 1858 में बस्तर विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत का युद्ध 1526, एक और डेट है 1527, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। पहले देखिए 1526 में इधर से बाबर आता है अफगानिस्तान की तरफ से, ठीक है, काबुल कंधार की तरफ से बाबर आता है भारत पर अटैक करने के लिए। और इधर कौन है, बाबर, बाबर आया। बाबर कौन था, मुगल था। और इधर जो शासक है लोधी शासक इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, इनके मध्य जो है बहुत बड़ा टकराव होता है। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य 1526 में पानीपत के मैदान में प्रथम युद्ध होता है पानीपत का। दूसरा भी मुगलों और अफगानों के बीच हुआ था। और तीसरा पानीपत का युद्ध है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। तीनों पानीपत के युद्ध अलग अलग आते हैं। तो ये पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध। पानीपत का पहले युद्ध का प्रश्न पूछा था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ, जिसमें कौन जीता, बाबर जीत गया, बाबर जीत गया। चलिए सेकंड युद्ध के बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, इसकी रूपरेखा। ये है पानीपत, इसका आता है सेकंड युद्ध। सेकंड युद्ध किसके मध्य हुआ, 1556 में, ठीक है। एक तो था हिमू, हिमू, और इधर से था अकबर। मुगलों में कौन था, अकबर। अकबर खुद नहीं था, अकबर का सेनापति था बैरम खान, बैरम खान। तो ये सेनापति था अकबर का। और इधर से था हिमू। तो 1556 के इस युद्ध में भी मुगल विजयी रहे थे। जब जब ये युद्ध हुआ है तो इसमें भारतीय ने जीत करके, पानीपत के तीनों युद्धों में विदेशी ही विजयी रहे हैं। प्रथम युद्ध में भी विदेशी बाबर विजयी रहा, उस समय इब्राहिम लोधी भारत का शासक था, वो हार गया। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू भारत का सम्राट था, वो भी हार गया। और जो है अकबर की सेना और बैरम खान विजयी रहे। तीसरे युद्ध में भी अहमद शाह अब्दाली विदेशी था और मराठा भारत के शासक थे, मराठा हार गए थे। तो तीनों युद्धों में विदेशी ही जीते हैं और भारतीय हारे हैं, हेमू, अकबर और 1556। ये भी ध्यान रखना, आज ये भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। पानीपत के युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है आपका 1761 में। उस समय कौन था, अब्दाली, कोही नूर कहते हैं जैसे अब्दाली को। और युग का मोती दुर्रे दुरानी भी अब्दाली की उपाधियां हैं। दुर्रे दुरानी क्या, दुर्रे दुरानी उपाधि अब्दाली की थी। दुर्रे दुरानी, युग का मोती, बहुत ही शक्तिशाली शासक था ईरान का, अब्दाली। और इधर थे मराठी, ठीक है। तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, जिसमें मराठों की एक बहुत बड़ी क्षति भी हुई और हार भी हुई, ठीक है। जिसके बारे में एक कथन भी है कि 2 हीरे गए और अनगिनत चांदी सोने के जेवरात गए, यानी कि 2 हीरे महत्वपूर्ण जो मराठा सरदार थे वो भी चले गए और बाकी जितने भी थे वो सब चले गए। और ये भी कहा जाता है इस युद्ध के बाद मराठा या महाराष्ट्र का कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसमें से एक व्यक्ति शहीद न हुआ हो, यानी कि प्रत्येक घर से एक एक शहीद तो हुआ ही था इस पानीपत के तृतीय युद्ध में। अगला है पुरुष साक्षरता दर। ये प्रश्न भी कल के एग्जाम में पूछा गया था, पुरुष साक्षरता दर। तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है, अपने भारत की पुरुष साक्षरता है 82.14। कितनी है, 82.14 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है। वॉलीबॉल खेल होता है उसके अंदर नेट की ऊंचाई पूछी है, तो मेल यानी कि पुरुषों के लिए है 2.43 मीटर, कितनी, 2.43 मीटर। और महिलाओं के लिए कितनी है, 2.24 मीटर है, 2.24 मीटर है। इस फैक्ट को भी ध्यान रखना। ईडन गार्डन कहाँ है, ये आपके हैं कलकत्ता में। ईडन गार्डन कहाँ है, कलकत्ता के अंदर है। शुंग वंश का संस्थापक देखिए, शुंग वंश मैंने अभी आपको बताया कि वृद्धर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन होगा, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। कब की थी, 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में,
ठीक है। 185 ईसा पूर्व में इसने पुष्यमित्र शुंग ने किसकी स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की थी, इसीलिए पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का संस्थापक कहते हैं। और एक प्रश्न ये भी आया था, शुंग वंश का प्रथम राजा भी यही है, प्रथम राजा भी यही है और संस्थापक भी यही है। इसके काल में जो पाणिनि जैसे महत्वपूर्ण विद्वान हुए थे, ठीक है। न्यायपालिका किस देश से ली गई है? तो जब आप संविधान के स्रोत पढ़ते हैं, विदेशों से लिए गए संविधान के स्रोत, तो न्यायपालिका किस देश से आपको मिलेगी? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायपालिका के स्रोत है संयुक्त राज्य अमेरिका। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक पूछे यहाँ पे, तो विश्व स्तरीय जनक थे कौन? श्री नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ये कहाँ के थे? ये थे आपके मैक्सिको के थे नॉर्मन बोरलॉग। भारत में पूछे तो कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे, हरित क्रांति के जनक थे। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे और विश्व स्तर पर श्री नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक थे, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है, कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो देखिए, कोशिका के एक केंद्रक में पूछा, एक पूछा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके अलावा आपकी जीन पाया जाता है और जीन के अलावा आपका डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें केंद्र के अंदर पाई जाती हैं। सोनल मानसिंह का संबंध है भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम। इनका संबंध पूछा था कि कौन से लोक नाट्य? भरतनाट्यम का है? भरतनाट्यम आपके उड़ीसा का है। भरतनाट्यम का है? उड़ीसा का है भरतनाट्यम। सोनल मानसिंह का संबंध है इनसे। माइक्रो फाइनेंस का विभाजन कौन करता है भारत के अंदर? जो माइक्रो फाइनेंस है, वित्तीय संपदाएं हैं या छोटी वित्तीय संपदाएं, उनका विभाजन कौन करता है? तो उनका विभाजन करती है आरबीआई। कौन करती है? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। ये भी ध्यान रखना। कहाँ इसका मुख्यालय है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है, ठीक है। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। विश्वास कीजिए दोस्तों, इसमें से ही आपके प्रश्न टपकेंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। क्लास थोड़ी बड़ी है, ज़्यादा नहीं है, प्रश्न कुछ ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं, ठीक है। तो ये था आपके माइक्रो फाइनेंस को लेकर के। इसका विभाजन जो है किसने किया था? आरबीआई ने किया था। सागरमाला परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एरर कैसे आ रहा है? चलिए, माइक्रो फाइनेंस हो गया आरबीआई वाला, ठीक है, आरबीआई। अगला है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना जो भारत के आधुनिक बंदरगाह हैं, आधुनिक बंदरगाहों को जोड़ने को लेकर के, आधुनिक जो बंदरगाह हैं उनको आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, क्या कनेक्ट करने के लिए जो है सागरमाला परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट देखिए, वृहदर्थ। ये वृहदर्थ का प्रश्न था कि वृहदर्थ कौन था? एक प्रश्न ये भी पूछा था। और पहली सेप्टेम्बर में ये पूछा था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये वृहदर्थ था। वृहदर्थ कहीं पे ऐसा भी आपको मिल जाएगा। तो वो जो भी वो वृहदर्थ कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट, ये पहले हम बता चुके हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रक में क्या पाया जाता है? इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये भी पूछा हुआ है, पूछा नहीं है, पूछ सकता है। पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कैसे है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर देखिए राइबोसोम। इसके अंदर 4 चीज़ें पाई जाती हैं: राइबोसोम, डीएनए, मेम्ब्रेन कौन सी? इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। राइबोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। वहाँ क्या पाया जाता है? केंद्र के अंदर क्रोमोसोम, डीएनए और जीन पाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात हम कर चुके हैं। 28 जनवरी 1950 को जो है 28 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना हुई थी? आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी दिल्ली के अंदर। सोडियम क्या, इसके बारे में कि सोडियम को किसके अंदर रखते हैं? ऐसा प्रश्न था। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। मिट्टी के तेल में, ठीक है, मिट्टी के तेल में रखते हैं सोडियम को। भोपाल झील का निर्माण सबसे कम साक्षरता वाला राज्य और संघवाद, ये प्रश्न भी थे। भोपाल झील का निर्माण 11वीं सदी में भोपराज नाम का एक शासक था, भोपराज, उसने करवाया था भोपाल झील का निर्माण अपने नाम पे। और कहीं पे इसका नाम भोपाल देव भी मिलता है, ठीक है। तो कोई फिक्स नाम नहीं है, भोपाल या भोपाल देव, भोपराज या फिर भोपाल देव भी इसका नाम मिलता है, ठीक है। 11वीं सदी के भोपराज नामक शासक। सबसे कम साक्षरता, ये साक्षरता सबसे कम किसकी है? बिहार की, ये भी ध्यान रखना। सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की। सबसे अधिक साक्षरता किसकी? ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ये प्रश्न भी पूछ सकता है, सबसे कम पूछा तो सबसे अधिक पूछने में उसको कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये नॉर्मल प्रश्न है, तो मेरी उम्मीद यही है कि आप लोग बता देंगे।
संघवाद कहाँ से लिया गया है? संघवाद की प्रक्रिया पहले न्यायपालिका का पूछा था पहली शिफ्ट में, और तीसरी शिफ्ट में ये पूछा था संघवाद कहाँ से लिया गया है। तो संघवाद कनाडा की संविधान से लिया हमने। किससे लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। संविधान के विदेशी स्रोत, उस पर भी आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगी। जिनके बाद में एग्जाम है उनके लिए फायदा है, जिनके हो चुके हैं उनके तो हम कुछ कर नहीं सकते। संघवाद। अगला, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत। ये देखिए प्रेरणा से संबंधित प्रश्न भी पूछ रहे हैं, सागरमाला से पूछ लिया, इससे पूछ लिया। स्टार्टअप इंडिया 2016 में शुरू हुई थी। एक पूछा है मैप के आधार पर कि मणिपुर के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है। तो मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य है? नागालैंड है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है मूल कर्तव्य। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1972 में कब जुड़े गए? 42वें जो संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके द्वारा जुड़े गए थे मूल कर्तव्य अपने। चलिए अगला है लाल बाल पाल, चंगचोल नृत्य और एल्केन का सूत्र। देखिए लाल बाल पाल जो है एक उग्रवादी आंदोलन की धारा कहते हैं, उससे संबंधित है, वामपंथी आंदोलन। ठीक है, लाल का था, एक मिनट दोस्तों, क्या हुआ? ये आपके हैं लाल, जिसका है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल का क्या है? बाल, बाल गंगाधर। ठीक है, और अगला आता है पाल। पाल का क्या हो गया? विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। ये तीनों किससे? लाल बाल पाल, इनको नाम भी दिया गया है। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? साइमन कमीशन जो आया था उसके विरोध में 1928 में जो है लाठीचार्ज के कारण हो गई थी। अगले है बाल गंगाधर तिलक, इनकी हो गई थी अगस्त 1920 में, अगस्त 1920 में हो गई थी। ये शुरू अधिवेशन में वापस जो वहाँ से फंट गए थे, और वापस में 1916 में कांग्रेस की किसी अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन था शायद, उसके अंदर आकर के ये कांग्रेस के साथ वापस मिल गई। फिर भी कांग्रेस जो है इनकी विचारधारा से सहमत नहीं हुई थी। ये चाहते थे कि युद्ध और अन्य प्रकरणों के माध्यम से जो है स्वतंत्रता का रास्ता अपनाया जाए, लेकिन कांग्रेसी जो नेता थे वो अधिकतर यही चाहते थे कि संधि करें या समझौते करें या उनके सामने अनुनय विनय करें, उनसे संबंधित थे। ये भगत सिंह की विचारधारा से जुड़े हुए थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र जो थे, ये तीनों भगत सिंह जी की विचारधारा पर ही एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, अपने बलबूते के आधार पर, न कि अनुनय विनय के आधार पर। अनुनय विनय इनको कतई स्वीकार नहीं था। अगला है चांगचोल नृत्य। चांगचोल नृत्य आपके नागालैंड का है। ये क्लास है जो आपको जल्दी दे दूंगा क्योंकि इसके प्रश्न बहुत ज़्यादा छप रहे हैं। नागालैंड। ठीक है, एल्केन का सूत्र, एल्केन का होता है CnH2n+2। एक आती है एल्कीन, एक आती है एल्काइन। ठीक है, इसका है CnH2n और इसका होगा CnH2n-2। ये तीन सूत्र आपको ध्यान रखने हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। ठीक है, अगला है लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किया गया प्रथम राज्य। लॉर्ड डलहौजी ने जो है गोद निषेध जैसी नीतियां चलाई थी और उसके बाद पहला राज्य किया था सतारा को हड़पा था। ठीक है, सतारा के बाद इसने अवध को, ठीक है, अवध के अलावा झांसी, उदयपुर, उदयपुर मध्य प्रदेश का है। ठीक है, बघाट, बघाट के अलावा आपका जैतपुर, ये इतनी रियासतें हड़ती थी। पहला रियासत कौन सी थी? पहली आपकी सतारा रियासत थी। सतारा महाराष्ट्र की एक रियासत थी, उसको इसने गोद निषेध या विलय हड़प की जो नीति अपनाई थी अपनी, उसके आधार पर मिला लिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। इसमें जो मैं कल की 15 जनवरी की शिफ्ट हुई थी उसके आधार पर पूरे प्रश्न लाया और उसके अलावा भी प्रश्न लाने की कोशिश की है, और इनमें से आपको आगे वाली शिफ्टों में भी जो मैंने विश्लेषण दिया है उसमें से आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम जल्दी लेकर आएंगे भारत के जो लोक नाट्य हैं, लोक नृत्य, उन पे और इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण 100 प्रश्न की एक क्लास तैयार कर रखे हैं, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना न भूले। ये मैं अंत में ही बोलता हूँ, पहले नहीं, इसलिए आप लोग करते नहीं हैं। ठीक है, चलिए।